हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिरार्की, जिसको कहते हैं पद सोपान। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। देखो बच्चों, पद सोपान जो पद सोपान का सिद्धांत है वो हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिना पद सोपान के कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना हिरार्की के हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना सकते हैं। इसका जो मीनिंग है बच्चों, वो हिरार्की शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से हीरोज प्लस आर्चिस से मिलकर बना है। क्रम में इस शब्द का प्रयोग जो है वो देवदूतों के लिए, बाद में चर्च में शासन करने वालों के लिए, धार्मिक पुरोहितों की विभिन्न श्रेणियाँ, जो उनके विभिन्न श्रेणियाँ होती थी, रखने वाले संगठन के लिए किया जाता था। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च अधिकारी का नीचे कर्मचारी पर नियंत्रण। इसका अगर शब्द का अर्थ माने तो उच्च अधिकारी का निम्न पर नियंत्रण है। किसी भी संगठन में जहां बहुत से व्यक्ति कार्य करते हों, इस बात का निर्णय करना सर्वप्रथम कार्य है कि कौन किसकी आज्ञा का पालन करेगा। इस पद्धति के अनुसार संगठन को कई लेवल्स में बांटा जाता है, कई स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि नीचे ट्रायंगल में आपको शो हुआ है कि कौन किसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। इसको कई स्तरों में बांट रखा है। प्रत्येक स्तर अपने उच्च स्तर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने सीनियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता है। पद सोपान के सिद्धांत की परिभाषा कई राइटर्स ने दी है। जैसे वाइट कहते हैं, संगठन का ऊपर से नीचे तक उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ के साथ संबंध जो है वो विभिन्न स्तरों पर स्थापित करना ही पद सोपान है। MP शर्मा का कहना है, पद सोपान का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से होता है जो पदों के उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाता है। वाइट ये तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दिया कि उच्च और निम्न के जो आपसी संबंध हैं उनको ही हम पद सोपान का नाम दे दिया उन्होंने। अर्ल लाथम के अनुसार पद सोपान निम्न और उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप से एक व्यक्तिगत ढांचा है। कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं पद सोपान को समझाने के लिए। इसके बाद आपको मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हिरार्की का एक स्ट्रक्चर बताया है। जैसे पुलिस प्रशासन में, अगर हम पुलिस प्रशासन का एक संगठन उठाते हैं, पुलिस प्रशासन का संगठन लेते हैं, तो इसमें जैसे हिरार्की है, उच्च अधिकारी, सबसे उच्च डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सर्कल इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। ऐसे ये हिरार्की है पुलिस प्रशासन की। ऐसे सभी प्रशासन में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है पद सोपानिक ढांचा होता है। उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी तक जो जितनी भी श्रेणियां होती हैं वो सारा ही हिरार्की सिस्टम कहलाता है। हमेशा हिरार्की में क्या होता है बच्चों कि जो उत्तरदायित्व होता है वो नीचे वाले का ऊपर वाले के प्रति होता है। आदेश और निर्देश, सुपरविज़न, नियंत्रण, ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नीचे से ऊपर की तरफ होती है। ये इसकी अब हिरार्की की कुछ विशेषताएं करेंगे हम। इसमें मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया है, पहले आपको बताया। इस ट्रायंगल को देखो, जैसे A है, B C D E F। A B को आदेश देता है, B C को देता है, C D को देता है, D E को देता है, E F को देता है। आदेश और नियंत्रण, मार्गदर्शन ऊपर से नीचे की ओर होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। जैसे F की E के प्रति, E की D के प्रति, D की C के प्रति, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिपोर्टिंग भी नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब इसकी विशेषताएं, फर्स्ट जो विशेषता है वो है संपूर्ण प्रशासकीय कार्य को बड़ी और छोटी इकाइयों में बांटा जाता है।
सभी इकाइयों को बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई ऊपर और नीचे के स्तर के साथ जुड़ी होती है, जैसे इस ट्रायंगल में मैंने आपको दर्शाया है। अगला है संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड की तरह होता है, ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। एफ और के जो ढांचे का आधार है, एफ और के जो ढांचे का आधार है वो काफ़ी बड़ा है, तथा ए जो ढांचे का ऊपर का सिरा है केवल एक ही बिंदु है। इस प्रकार प्रशासनिक ढांचे में ऊपर केवल एक या कुछ ही व्यक्ति बैठते हैं, जबकि जैसे नीचे की ओर आए व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रहती है। जो नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति है वो ऊपर से नीचे की ओर चलती है। चित्र के अनुसार शक्ति ए से प्रारंभ होकर बीजी, CH, GI, EG, EJ से होती हुई FK तक पहुंचती है। अगला, इस संगठन को उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर जाता है। F का E के प्रति, E का DCBA के प्रति होता है। इस पत्ती में शक्ति का उत्तरदायित्व का प्रयोग करते समय उचित मार्ग, एक प्रॉपर चैनल के द्वारा कार्य किया जाता है। चित्र ए अपनी शक्ति का प्रयोग F पर सीधा नहीं कर सकता। अगर A ने अपनी शक्ति का प्रयोग F पर केवल B, C, D, E के माध्यम से ही करेगा और सीधा F के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेगा। इसी प्रकार F अपने उत्तरदायित्व A के प्रति निभाने के लिए E, D, C, B के माध्यम से ही कार्य कर सकता है। F और K में संपर्क भी E, D, C, B, A, G, H, I, J के माध्यम से ही होगा। इस पत्ती द्वारा आज्ञाओं की एकता मतलब यूनिटी ऑफ कमांड तथा कोऑर्डिनेशन को बनाए रखा जा सकता है। आज्ञा की एकता से का अर्थ है किसी कर्मचारी को एक ही समय में केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाएं। इसको हम आज्ञा की एकता कहते हैं। आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ हिरार्की। फर्स्ट है कार्य का पदसोपान। प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति उसके कार्यों के प्रकार पर निश्चित की जाती है। कार्य स्पष्ट होने के कारण प्रत्येक कर्मचारी का उत्तरदायित्व भी स्पष्ट हो जाता है। उच्च अधिकारी के पास काम कम और उत्तरदायित्व अधिक, जबकि निम्न के पास कर्मचारी के पास काम अधिक और उत्तरदायित्व कम होता है। अगला सेकंड पार्ट है द हिरार्की ऑफ रैंक, प्रतिष्ठा का सोपान। प्रतिष्ठा का पदसोपान कार्य के पदसोपान से अलग है। इसका कारण यह है कि जो स्तर है वो कार्य से बंधा हुआ नहीं रहता। उदाहरण के लिए एक कर्नल ही रहेगा, चाहे वह मोर्चे पर सैनिकों को आदेश दे रहा है या दिल्ली में सैनिक कार्यालय में बैठा अपना कोई ऑफिस वर्क कर रहा है। कार्य के सोपान में व्यक्ति के कार्यों पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी स्टेटस, उसकी प्रतिष्ठा के सोपान में व्यक्ति के स्तर, वेतन, विशेषाधिकारियों को देखा जाता है, विशेषाधिकारों को। अगला पॉइंट है कुशलताओं का सोपान, द हिरार्की ऑफ स्किल्स। संगठन में कुशलता के सोपान का अपना ही महत्व है। सेवाओं का संगठन प्रशिक्षण की उपयोगिता व आवश्यकता के आधार पर ही होता है। नियोजन, समन्वय आदि के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्य के लिए कर्मचारियों को उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक निर्माण, विद्युत आदि विभागों का संगठन विशेष योग्यता के आधार पर किया जाता है। मुख्य अभियंता तथा निरीक्षक अभियंता के नीचे विशेष योग्यता प्राप्त अभियंता, औद्योगिक संगठन के शीर्ष पर उत्पादन अभियंता, ठीक है, जो टेक्निकल वर्क्स करते हैं बच्चों, उनकी बात की जाती है। विशेषज्ञ कार्य जिन पे स्किल्स, इनका जब इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है तो उसको कुशलताओं का पदसोपान कहा जाता है। अगला पॉइंट है वेतन का पदसोपान। वेतन के आधार पर पदसोपान को निश्चित किया जाता है। मतलब कि जो वेतन क्रम होता है
बड़े संगठन के लिए वेतन क्रम की वैज्ञानिक पद्धति को ही अपनाया जाता है। वेतन के अनुसार ही प्रशिक्षण का स्वरूप व अनुभव की मात्रा निश्चित की जाती है। अगला है इसके बाद एडवांटेज। अब ये हिरार्की सिस्टम आपने देखा, जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल में आपको समझाया कि ऊपर से नीचे सिस्टम है, ऊपर से नीचे डायरेक्शन और निर्देशन आता है, नियंत्रण होता है, और नीचे से ऊपर की ओर रिपोर्टिंग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही काम करना पड़ता है। अब इस सिस्टम की कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी कठोर है। ए को अगर एफ से बात करनी है, पहले वो बी से करेगा, सी से करेगा, फिर डी से, फिर ई से, ऐसे एक चैनल के थ्रू वो बात जाकर एफ तक पहुँचेगी। तो हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, इसलिए हिरार्की जो है उसके भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां भी हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज करेंगे, तत्सोपान के लाभ। फर्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ पर्पस कमांड, यूनिटी ऑफ पर्पस। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा कार्य की एकता बड़े से बड़े विभाग में भी बनाई जा सकती है। ठीक है। अगला है फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पदसोपान व्यवस्था में उत्तरदायित्व का भाव बना रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, क्योंकि कर्मचारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केवल एक ही उच्च अधिकारी के प्रति रहती है। तो इसलिए जो उत्तरदायित्व है वो फिक्स हो जाता है और हर व्यक्ति सही काम करता है। शक्तियों का डेलीगेशन, प्रत्याधिकरण। इस पद्धति में उच्चतम अधिकारी अपनी शक्ति का डेलीगेशन कर सकता है। डेलीगेशन होता है जब उच्च अधिकारी अपने कार्यों को नीचे वाले को सौंपता है, उसको डेलीगेशन बोलते हैं। तो इससे उच्च अधिकारी अपनी शक्तियों का डेलीगेशन करता है, जिससे नियंत्रण और निर्णय कई स्तरों पर होते हैं, परंतु इन सब के कारण आज्ञा की एकता कभी भंग नहीं होती। अगला फोर्थ पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। यह पद्धति श्रम के विभाजन पर बल देती है, इसलिए इस पद्धति के द्वारा प्रशासन में निपुणता बनी रहती है। क्योंकि कार्यों का जो विभाजन है वो पूरे कुशलता के साथ किया जाता है, इसलिए हर बंदे को पता होता है कि उसको क्या काम करने हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती और कार्यों में एफिशिएंसी आती है। अगला पॉइंट है संचार का साधन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। पदसोपान प्रणाली सूचनाओं का दोहरा मार्ग उपलब्ध करवाती है। इससे आदेश व निर्देश ऊपर से नीचे की ओर और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इस पद्धति से उचित मार्ग द्वारा ही ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल का ही प्रयोग किया जाता है। इससे केवल वही समस्याएं उच्च अधिकारी तक पहुंचती हैं जिनका संबंध उससे है, तथा समस्याएं इकट्ठी नहीं होती। छोटे रास्ते का कोई स्थान नहीं, तथा कोई कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता, अपने सीनियर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगला जो पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें स्पष्ट है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आदेश एक ही जगह से आने हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन जो है वो पदसोपान प्रणाली में किया जाता है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, इसमें विशिष्टीकरण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन अपनाया गया है, क्योंकि हर काम स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो जिस काम में स्पेशल है उस स्तर तक पहुंचा दिया जाता है और कार्यों में कुशलता में वृद्धि होती है। इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं समग्रीकरण। इस पद्धति में प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से जुड़ी होती है, बंधी होती है, तथा संपूर्ण प्रशासन अपने अपने विभाग में अपने अपने कर्तव्यों करता हुआ एकता में बंध जाता है। मतलब इंटीग्रेशन, सब में आपसी समग्रीकरण होता है, एकत्रितकरण होता है। इजी इन प्रोसेस, इस प्रक्रिया द्वारा सभी कर्मचारी को अपने कार्य का ज्ञान होता है, जिससे उनमें उस कार्य के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। यदि संगठन बहुत विशाल और विस्तृत हो तो इसी सिद्धांत के द्वारा दूर स्थित केंद्रों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाना, नियंत्रण रखा जाना, उनकी प्रत्येक गतिविधियों को हेडक्वार्टर पर बैठे ही जो मुख्य अधिकारी
जान लेता है और सारा विभाग जो है वो आपस में एक दूसरे सूत्र से बंध जाता है और जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना आसान होता है। सभी मिलकर सहयोग से काम करते हैं। तो अब हम इसके करेंगे डिसएडवांटेज। सबसे पहले रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन, कठोर प्रशासन, क्योंकि ये प्रशासन काफ़ी कठोर है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में कि ये ए को एफ से बात करनी है तो बी से, फिर बी सी से, फिर सी डी से, फिर डी ई से, फिर ई एफ से। तो ये एक कठोर प्रशासन है। ए सीधा एफ से बात नहीं कर सकता। तो एक कर्मचारियों के आपसी संबंध जो हैं वो मशीन की तरह बन जाते हैं। कोई डायरेक्ट संबंध आप नहीं बना सकता। ठीक है। अगला है कार्यों में देरी। उचित मार्ग से, एक प्रॉपर चैनल से गुजरकर जब कार्य होता है इतनी कठोरता के साथ, तो जो सरकारी फाइलें हैं वो कई स्तरों से होकर निकलती हैं, जिससे समय काफ़ी नष्ट हो जाता है, कार्यों में देरी हो जाती है। अगला है एक्सपेंसिव, ये खर्चीली विधि है। देखो, इतने लेवल से अगर कोई मैसेज जाएगा, कम्युनिकेशन होगा, तो काम देरी तो होगी और साथ के साथ खर्चा भी बढ़ेगा। अगला है रेड टेपिज्म, अत्यधिक औपचारिकता के कारण जो डिले होता है, कार्यों में देरी होती है। आगे हम कुछ मेथड्स बताऊंगी मैं आपको कि जिससे इनको अपनाकर हम कुछ हद तक जो इसके अवगुण हैं, जो इसकी कमियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। अगर इनको अपना लिया जाए, एक फ्योल ने गैंग प्लैंक दिया है, अभी मैं उसको समझाती हूँ। उससे पहले ये डायग्राम पे आप ध्यान दो कि ये जो डायग्राम है इसको देखो, फिर आप मेरी बात को सुनो कि किस द्वारा इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। दूरी और कठोरता के अवगुणों को दूर करने के लिए कुछ उपायों को ढूंढा गया है। इसके लिए सबसे जो पहला उपाय है वह है कि प्रशासन के समान स्तरों को आपसी संबंध बनाने की आज्ञा दी जाए। दूसरे शब्दों में फ्योल ने भी कहा है कि देरी और कठोरता के दोषों को दूर करने के लिए छोटा मार्ग अपनाया जाए। पद सोपान की औपचारिकता, जो औपचारिक रेखाएं बनी हुई हैं, इसके लिए एक पुल बना दिए जाने चाहिए आपस में। फ्योल ने गैंग प्लैंक का नाम दिया इन पुलों को, जिसका अर्थ है लेवल जंपिंग। वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है। पीछे के ये जो चित्र दे रखा है, इसमें F को K के साथ, E को J के साथ, D को I के साथ, C को H के साथ, B को G के साथ पुल बना दिया गया। इन पुलों को आपस में जोड़ दिया गया। मतलब ये लेवल में जो समान स्तर वाले जो कर्मचारी हैं वो आपस में सहयोग में बात करें। ये नहीं कि F को अगर H से काम है तो F E D C B A G H के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो ये जो चैनल है ये F और K के बीच में पूरा संबंध है। F को K से काम है, ऊपर से घूम के नहीं आना। समान जो लेवल पे बैठे हैं कर्मचारी अधिकारी वो आपस में सहयोग से काम करें। और साथ में जंपिंग सिस्टम होना चाहिए। जंपिंग सिस्टम का मतलब होता है जैसे A को F से काम है तो A सीधा F से बात करे कि मुझे ये काम है, आप जो भी काम आदेश देना है, पर उसकी सूचना B C D E तक पहुंचा देनी चाहिए। A F को अगर कोई काम देता है तो उसकी सूचना B C D E को समय पर दे देनी चाहिए। इससे क्या है कि कार्यों में दोहराव भी नहीं होगा और आदेश की एकता का भी पालन होगा। अगर A F को काम देगा तो E को पता होगा कि इस समय F A का काम कर रहा है, तो वो E उसी समय F को कोई दूसरा काम नहीं सौंपेगा। तो ये जंपिंग सिस्टम और ये पुलिंग सिस्टम, जो पुल बना दिए, B को G से जोड़ दिया, C को H से जोड़ दिया, D को I से जोड़ दिया, तो इससे हम कुछ हद तक पद सोपान के जो अवगुण हैं उनसे हम बच सकते हैं। और वैसे पद सोपान प्रणाली के बिना कोई भी संगठन जो है वो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हर संगठन, प्रशासनिक संगठन में पद सोपान प्रणाली को अपनाया जाता है। जो
जो निर्देशन है, नियंत्रण है, डायरेक्शन जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, और उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब उर्विक ने एक निष्कर्ष के तौर पर एक बात कही है कि प्रत्येक संगठन में पद सोपानात्मक व्यवस्था ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार घरों में नाली, जैसे घर में नाली का होना आवश्यक है, वैसे ही हर संगठन में पद सोपान प्रणाली होनी भी आवश्यक है। परंतु इस माध्यम को आमतौर पर संसार के एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना उसी प्रकार अनावश्यक है जिस प्रकार नाली में समय बिताना। इनका कहना है कि पद सोपान का होना तो संगठन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे घर में नाली का होना, पर जो इसकी विशेषता है मैंने आपको बताई थी कि एएफ से बात करता सिद्धि नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम जो था, अगर इस चीज़ को अगर प्रॉपर कठोरता से पालन किया जाए तो ऐसा हो जैसे हम नाली में समय बिता रहे हैं। इतने कठोर प्रशासन के अंतर्गत कार्य करना एक मतलब दबने वाली बात है। एक समय की वेस्टेज, अत्यधिक औपचारिकता के कारण भी कई बार क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो इनका मानना था कि पद सोपान प्रणाली का होना आवश्यक है, पर उसकी इतनी अत्यधिक कठोरता जो है उसको कठोरता से पालन करना काफ़ी मुश्किल है।